अतुल सुभाष बांग्लोर एक नामी कंपनी रे एआई इंजीनियर रूपे काम करथिले जांकर न्यूज पूरा देश रे आलोड़न सृष्टि करिछि। 34 वर्ष अतुलंकर किछि पारिवारिक झगड़ा को नहीं पत्नी निकिता सिंघानिया सह छाड़पत्र केस चलथिला उत्तर प्रदेश जौनपुर फैमिली कोर्ट रे। तांको पत्नी अतुलंक नाँ रे 9टी भिन्न भिन्न केस फाइल करथिले जोंथिरे थिला यौतुक निर्यातना हत्या भली संगीन अभियोग मान। किंतु गत डिसेम्बर 9 तारिख दिन अतुलंकर शव निज बांग्लोर स्थित बासभवन झुलंता अवस्था उद्धार करा जायतिला। यह सह से छाड़ी जायतिला 80 मिनिट वीडियो वार्ता और 24 पेज नोट। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरी पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। जहा उपरे चर्चा आरंभ होईछि भारत रे एकपाखिक आईन व्यवस्था उपरे भारतीय विचार विभाग नंगा चित्र उपरे। जदियो भारतीय संविधान धारा 14 अनुसार जाति लिंग संप्रदाय नाम आईन कहा मध्य भेदभाव करिपरिबो नहीं, किंतु इंडियन पेनाल कोड धारा 498 ए किभली दुर्व्यवहार हुए ताहा एही केस रे संपूर्ण भाव प्रतिफलित होईछि। तबे कौन रही पूरा घटना आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। जदि आपको ये वीडियोटी भल लगुच या लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने भूलें। 34 वर्ष अतुल थे जड़े एआई इंजीनियर एक प्रतिष्ठित कंपनी रे चाकरी करते। 2019 रे तांकर विवाह होइतिला निकिता सिंघानिया सह एक ऑनलाइन पोर्टल माध्यम रे। बताऊं कि मेरी शादी 2019 में अप्रैल में हुई थी। मेरी मुलाकात इस फैमिली से शादी.com के थ्रू हुई थी। जनवरी 2019 में हमारा एंगेजमेंट हुआ था। एंगेजमेंट के दौरान और शादी के पहले तक मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी फोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफी सोच समझ के अतुलंकर अभियोग अनुसार निकिता तांको विवाह करबा समय जने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रूपे काम करथिले। विवाह परे अतुल तांको पाठ पढ़ाइबा सह प्रोग्रामिंग करबा मध्ये सिखाइथिले। और पहले ये कस्टमर केयर का काम करती थी। मुझे झूठ बताया था नौकरी के पहले, शादी के पहले, कि क्या काम करती है। मुझे ऐसा दिखाया था कि ये जो है एनालिस्ट हैं, लेकिन ये कस्टमर सक्सेस एनालिस्ट है, मतलब कस्टमर का कॉल आता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इन्हें बोला कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन पढ़ाई में मन लगता नहीं है। तो मैंने इन्हें प्रोग्रामिंग करना सिखाया। मैंने, आपको लग रहा होगा बीटेक कंप्यूटर साइंस से की है तो इनको कुछ प्रोग्रामिंग आती है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो प्रोग्रामिंग करना सिखाया इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू किया। इन्हें इंटरव्यूज दिलवाए इतनी सारी कंपनी में, इनका रेज्यूमे बनवाया। हर इंटरव्यू के बाद क्या क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना ये सिखाया। मेरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलाया जहाँ सेलेक्ट नहीं हुई। ऐसे कुछ नहीं तो 2 दर्जन कंपनियों में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद इनका ये एक्सेंचर कंपनी में सिलेक्शन हुआ अप्रैल 2021 में। यह मध्य तांकर एक शिशु पुत्र मध्य जन्म नहीं। तबे निकिता अतुल को विभिन्न समय किसी ना किसी बहाना करी पैसा मागिबाकू लगिले, जहाँ द्वारा से अतुल ठारू 16 लाख रु अधिक टंका नहीं निज भाई और मां को देइतिले। यह परे से हठात एककालीन 50 लाख टंका डिमांड करथिले, जहाँ देबाकू अतुल मना कर देइतिले। यह परे आरंभ होइतिला विवाद। फादर के डेथ के कुछ महीनों बाद इनकी मदर एक्टिवेट हो गई और मेरी वाइफ ने प्रेशराइज करना शुरू किया मुझे पैसा देने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने 3 लाख रुपए मांगे मई 2020 में ही, है ना। और ये 3 लाख रुपए इसलिए बोल के मांगे कि, और जो मैंने उनके सिंघानिया ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में डाला है IDBI बैंक में, और फिर बाकी के कुछ पैसे अनुराग निशा सिंघानिया बंधन बैंक में डाला है ना, वो सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले 3 लाख मांगा इन्होंने ये बोल के कि हम पहले ही परचेजिंग कर लेंगे विंटर के टाइम का मटेरियल, और फिर विंटर के टाइम पे हम उसे सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम में बेचेंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा। मेरे वाइफ के प्रेशर डालने की वजह से मैंने 3 लाख रुपए दे दिए और मुझे लग रहा था कि भाई चलो ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने और पैसे मांगने शुरू किए। मैंने काफी टाइम तक ऐसे अवॉइड किया कि अभी नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि हमें फिर से अगले साल 2021 में मार्च में, कि अभी हमें फिर से सारा का सारा बरसात के सीजन का और विंटर के सीजन का परचेजिंग करना है, तो अभी हमें अगर पैसे दोगे तो प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने मुझसे समझ लो कुछ 15 लाख रुपए और मांगे। तो 18 लाख रुपए पहले के 3 लाख और 15 लाख बाद में मांगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मार्च में 9 लाख रुपए डाले इनको, है ना, और अप्रैल 2021 में 4 लाख रुपए डाले। तो अभी तक आप सोच सकते हो 9 4 13 तो 3 16 लाख रुपए 17 अप्रैल 2021 तक मैंने दिए हैं। उसके बाद इनका कहना है कि हमें पहले 15 लाख मांग रहे थे, है ना, उसमें से 13 लाख दे दिए, है ना। अब इनका डिमांड अचानक से हो गया अप्रैल में कि हमें 50 लाख रुपए और चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि माल के लिए नहीं चाहिए। अब चूंकि ये तबेले के पीछे के घर में रहते थे, है ना, तो इनको इनके बेटे को शर्म आती थी, मेरे ब्रदर इन लॉ को शर्म आती थी, अनुराग सिंघानिया को और उस पीयूष सिंघानिया को। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा।
है ना, मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी କିଛି ଦିନ ପରେ ନିକିତା ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ କିଛି ମାସ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଅତୁଲଙ୍କ ନାଁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଡାଉରି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ପାଇଁ ଥିବା 498A ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମହିଳା ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର କେସ୍ କେଉଁଠି ଚାଲିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିକିତା ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ଅତୁଲଙ୍କୁ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅତୁଲଙ୍କ ଭିଡିଓର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଜୋନପୁର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ନୀତା କୌଶିକଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଅତୁଲଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆମ ଜୁଡିସିଆରୀର ନଙ୍ଗା ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। तो सबसे पहले बात करते हैं जज रीता कौशिक की, जो जौनपुर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज हैं। तो रीता कौशिक जज जो हैं ये सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, करप्ट ही नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है, जिन्हें अपना काम नहीं आता और इवल जज है। संविधानର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା ଯେ କେତେ ବାୟାସ୍ଡ ତା ଅତୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଅତୁଲଙ୍କୁ ଏହି କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 120ଟି ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଅତୁଲଙ୍କୁ 40 ଥର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଜୋନପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପଡ଼ିବା ତ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଜୋନପୁର ଯିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ସେ ନିଜ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଜୋନପୁର ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜର କେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେ ଜଜ୍ ସେଦିନ ଛୁଟିରେ କିମ୍ବା ସେଦିନ ଲୟରମାନଙ୍କର ହରତାଳ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ, କିମ୍ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପୂର୍ବତନ MLA, ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ AIର ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ କୋର୍ଟର କାମ ବନ୍ଦ ନା ଖୋଲା ଅଛି। ଏହା କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଜୋନପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। आज जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती हैं, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। ଯଦି ବି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଦିନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଏକ ନୂଆ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଓ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। तो आप कोर्ट चाहते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने पैसे बर्बाद करते हो। ଏଇଭଳି କିଛି ହୋଇଥିଲା ଅତୁଲଙ୍କ ସହ। ଯେତେବେଳେ ଅତୁଲ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କିଛି ଲମ୍ବା ଡେଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜ ଛୁଟି ଦିନ ଶନିବାର ପଡୁଥିବା ଡେଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ପେସ୍କାର ଠିକ୍ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। तो रीता कौशिक के कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो 50 रुपए से शुरू होता है। इनके कोर्ट में एक पेशकार है, उसका नाम माधव है। ये जज की ठीक बगल में बैठता है वहीं पर, और ये जो माधव है ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 रुपए लेता है ज्यादातर लोगों से। बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, उनसे इनकी डिमांड 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है नेक्स्ट डेट देने के लिए। तो ये जो ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଅତୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ସେଠାକାର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ନୀତା କୌଶିକଙ୍କ ନାମରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କେସ୍ର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। लेकिन रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसके बाद इन पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांगो। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही। मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है, तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूंगी। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में, नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी और काटते रहोगे। ये सुनने के बाद तो ଯେତେବେଳେ ଅତୁଲ ଜଜ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ, ଜଜ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ସେ ତୁମର ପତ୍ନୀ, ସେ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ନାମରେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଓ ସବୁଠି ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ, ଏଥିରେ କିଛି ବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମଗାଯାଇଥିଲା। मैंने बोला कि मैडम ये इसने मेरे माँ बाप भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं, ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्जाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दी तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है।
है ना? ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ଅତୁଲଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ମେନସନ ହୋଇଥିବା ଜଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ କୌଣସି ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜୋନପୁର କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ କାମର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଜୁଡିସିଆରୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ। ତେବେ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବା ଆମ ଜୁଡିସିଆରୀ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ତ? ଯଦି ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯିବ? मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ? मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रजिस्टर देने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। ଅତୁଲ ସୁବାସଙ୍କ କେସ୍ ପରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି। କେବଳ ଅତୁଲଙ୍କ କେସ୍ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ଆଉ କାହାକୁ ହାରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହଜାରେ ଦୋଷୀ ପଛେ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଅତି ସହଜରେ କରପ୍ସନ ବି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଅତୁଲ ସୁବାସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନି ତାହା ଜୁଡିସିଆରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭାରତରେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ବି ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି କି ଜୁଡିସିଆରୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଲେ ଏହା ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ, ତାହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। କାରଣ କରପ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ହିଁ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ବଢ଼ିବ।